ओके, तो यहाँ बात करने वाले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। ये आपका जो सीरीज चलेगी वीडियो, इसमें हम पी ब्लॉक की बात करेंगे, पी ब्लॉक के सारे इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बारे में। इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज, इसमें हम सारी डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और ये सारे जो पी ब्लॉक के मतलब होते हैं ना क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। क्या होता है पी ब्लॉक, देखो जल्दी इसमें क्या कुछ याद करना, थोड़ी सी चीज याद करनी होती है, थोड़ा सा रिमेंबर। यहाँ पे इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और तब जाके आप यहाँ पे इसका सारे क्वेश्चन जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन है और भी जो सारे क्वेश्चन आपके मतलब वो आप अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई आर द पेंटाहैलाइड ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड द बिस्मथ आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स। देखो जनरली क्या होता है यहाँ पे, मैं बोला है हमें ये कि इनके जो पेंटाहैलाइड होते हैं, हाँ वो क्या होते हैं, वो हमारे मोर कोवेलेंट होते हैं देन द ट्राइहैलाइड्स। बिकॉज देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें सिंपल पता अच्छे से कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सेंट्रल एटम मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। मतलब कि जितना आपका कोई एटम है, जितना उस पर चार्ज होगा उतना उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। हाँ, और जितना उसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतना उसमें क्या होगा, अपना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसके बीच में, सेंट्रल एटम और अदर एटम के बीच में। जैसे सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक कोई एटम है जिसपे +4 चार्ज है। हाँ, तो इसकी अगर बात करें हम, तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी ज्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मतलब बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये होना चाहिए हमारा, ये हमारा जनरली हमारा होता है, ये बॉन्ड हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा इस केस में। मतलब कि अगर मान लो ये A+4 है, हाँ लेट से ये किसी से रिएक्शन कर लिया इसने, तो इस केस में हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा, हाँ वो हमारा कोवेलेंट फॉर्म ही होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। क्योंकि ये यहाँ पे जनरली क्या होता है, देखो हायर ऑक्सीजन स्टेट मींस क्या, उस पर ज्यादा चार्ज होगा, और ज्यादा चार्ज होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बनाने के लिए वो उत्सुक होगा। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें अपने इसमें ट्राइहैलाइड्स में, तो मतलब जिसपे +3 स्टेट होता है, P+3 AS+3, तो जनरली इसमें क्या होता है, इन सब में ये +3 जो कि हायर नहीं है, नॉर्मल स्टेट इनकी, +5 इज हायर स्टेट, +3 इज लोअर स्टेट। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा कम कोवेलेंट होंगे, क्योंकि इनका मतलब वो अपना चार्ज कम है ऊपर, चार्ज का मतलब कि इनका पोलराइजिंग पावर कम होगा, और पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से इनका कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होना चाहिए, वो होता भी है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और ये चीज आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा फजान रूल में। फजान रूल ये कहता है जितना आपके एटम पे चार्ज होगा ना, मतलब जितना आपका केटायन होगा, केटायन जितना उस पर चार्ज होगा, हाँ जितना उस पर चार्ज होगा उतने ही से क्या होगा, उसका पोलराइजिंग पावर होता है। क्लियर, तो लिखा है मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरा, आप तो इसको नोट करते हो, और सिंपल है। हायर द चार्ज हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। लोअर द चार्ज लोअर विल बी द पोलराइजिंग पावर, और लोअर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 क्या गिवन है यहाँ पे, BiHC इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। देखो अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो हमें पता है ग्रुप 15 में कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, हाँ एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो क्या होता है डाउन द ग्रुप ना, डाउन द ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ऐड करता है, जिससे ये होता है, आपको अच्छे से पता है इन सबके वैलेंसी +3 की होती है, मतलब कि ये इन सब पे +3 का चार्ज होता है वैलेंसी। बट डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ना जो +3 ऑक्सीजन स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाता है। मतलब कि नीचे आते क्या होता है, नीचे आते आते ये एंटीमनी ये 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहते ही नहीं है, ये खाली देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो हमारे NH2 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, ये थोड़े से सिल्ड होते हैं। क्लियर, ये थोड़े से इनर्ट होते हैं, इनर्ट मतलब कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और यही रीजन है कि ऊपर से नीचे आने में क्या होता है कि +1 जो स्टेट है वो मतलब +1 की जो स्टेट है वो स्टेबिलिटी घटती है इसकी, मतलब इसकी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी और इसका डाउन द ग्रुप घटेगा यहाँ पे। और यही रीजन है कि जो हमारा BiH3 है वो लेस स्टेबल होता है अमोंग दी ऑल हाइड्राइड्स। हाँ देखो सिंपल अगर मैं आप देखूँ, मैं बताऊँ तुम्हें, तो BH3 है सब +3 से -3 होगा। और क्योंकि मैं अच्छे से बताया, मैं बिस्मथ कभी भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो खाली 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 नहीं देगा, वो 2 ही 1 ही देगा। तो वो क्या करेगा, वो इनर्ट मतलब वो रखेगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। तो ये रीजन है कि बिस्मथ हमेशा +1 में रहना चाहता है। क्लियर, तो इसलिए हमारे क्या ये बहुत ही लेस स्टेबल होगा, इतना लेस स्टेबल होगा क्या होगा, वो उतना ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देना वही क्या होता है हमारा
क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो सिंपल लिख दिया मैंने यहाँ पे, वो स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो ले लेगा उसको, और जो ले लेगा वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट करके। क्लियर, तो आपका क्वेश्चन 2 खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 में मैं ये बोल रखा है कि जो N2 गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, वो लेस रिएक्टिव क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लेस रिएक्टिव होती है इसलिए के लिए इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पी पाई ओवरलैपिंग होता है। मतलब कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो N देखो इसमें मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ बड़ा। हाँ, जब का ये वो होता है N इसमें ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये होता है पाइप, ये भी होता है पाइप। और हाँ, जो ये बॉन्ड है ये वाला, ये एक्चुअली पी पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग से है। आपने पढ़ा होगा उसमें अपना क्या नाम है अपना केमिकल बॉन्डिंग में कि यहाँ पे आपके पास कुछ पी वाई ऐसे होता है। हाँ, तो ये पी वाई ओवरलैपिंग से बना है, ये आपका सिग्मा ओवरलैपिंग होता है। हाँ, सिग्मा जो बॉन्ड बनता है ऐसे ओवरलैपिंग होके बनता है, और जब आप ये अपना पी ओवरलैपिंग से बना है हमारा ये। हाँ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पी बॉन्ड है, और हाँ क्योंकि नाइट्रोजन छोटा भी होता है, या नाइट्रोजन छोटा भी बहुत स्मॉल होता है, ये स्मॉल होता है इसलिए यहाँ पे पी बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि आपको अगर ये तीनों बॉन्ड तोड़ने ना तो आपको बहुत सा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यही रीजन है कि बहुत ही लीस्ट एक्टिव होता है। हाँ, क्योंकि इसको एटमोस्फेयर से उतना कुछ मिल नहीं पाता एनर्जी ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो यही रीजन है कि हमारा ये होता है लीस्ट एक्टिव एट द रूम टेम्परेचर। क्लियर, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पी पाई बॉन्डिंग का नतीजा है कि ये बहुत ही इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए बॉन्ड को। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 भी अगेन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला है मेंशन द कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ अमोनिया। देखो पहली बात हमें आज अच्छे से पता है हमारा जो हेवर प्रोसेस होता है, हाँ, जिसमें हम नाइट्रोजन और लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, इसमें रेशियो जो होता है 1:3 का रेशियो होता है। और हाँ, तो यहाँ पे हेबर ने जब बहुत एक्सपेरिमेंट किया देखा तो उसे लगा पता यहाँ पे कि रिएक्शन रिवर्सल तो होती है, बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड डाल दूँ, और हाँ आयरन ऑक्साइड डाल दूँ, और डाल दूँ यहाँ पे K2O प्लस में Al2O3, तो इन तीनों के एडिशन से ये ऐसा कैटलिस्ट बिहेव करेंगे, और इन्हीं के ऊपर एक्शन होगा एटलीस्ट। ये जो है ये क्या करेंगे, इन्हीं पे जो N2 है और ये हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगी और वो NH3 के निकलेगी। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा हमारा होता है, तो क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्परेचर बहुत ही यहाँ हमें कम रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब थोड़ा टेम्परेचर में दूर रखना पड़ेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैडली प्रिंसिपल। क्लियर, और हमें यहाँ पे साथ में हमें यहाँ पे कैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे सिंपल प्रेशर, हाई प्रेशर। इससे हमें जो यील्ड मिलने वाली है वो जबरदस्त यील्ड मिलेगी। क्लियर, तो ये रीजन आपको यहाँ पता होना चाहिए सिंपल, और इसको याद रखना आपको सिंपल। ये हम कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें, ये हेवर प्रोसेस में। ये एक्चुअली देखा था हेवर ने बहुत पहले, और इसको इसके लिए इस पे उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, मतलब पता करने के लिए क्यों कैसे। अब तुमको पता है पहले अमोनिया बहुत महंगी थी, जो अमोनिया का प्रोडक्शन था वो नेचुरल होता था, मतलब ऐसे हम ऐसे बनाते नहीं थे कभी हम। हाँ, तो जब इसका मतलब हुई डिस्कवरी, मतलब पता लगा मतलब कि भाई ये मेथड भी एग्जिस्ट करता है, तो बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आ गया। हाँ, तो अच्छी बात है ये, और अभी तक इस पे काम किया जा रहा है एक्चुअली, कि मतलब ये जो अमोनिया की यील्डिंग है कैसे और बढ़ाई जाए। हाँ, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, हाउ डज द अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर। देखो क्या होता है ना, कॉपर आपका आपको पता अच्छे से ब्लू कलर का होता है अपना कॉपर का आयंस, मतलब ये एक्चुअली CuSO4 बताता है, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा लैब में सॉल्यूशन, ये पूरा होता है ब्लू कलर का। क्लियर, तो अगर मैं कॉपर में क्या करूँ, डाल दूँ अमोनिया। हाँ, क्या करूँ यहाँ पे डाल दूँ अमोनिया में, तो होता ऐसा है कि कॉपर जब अमोनिया से रिएक्ट करता है ना, अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कॉपर NH3 4 करके, और यहाँ +2 इस पे, और ये कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये डीप ब्लू कलर का होता है, ये बहुत ही डार्क ब्लू होता है, ये हल्का ब्लू होता है मतलब अपना स्काई ब्लू टाइप में, और ये होता है डार्क ब्लू करके। तो यहाँ पे इसने कॉपर ने क्या किया, अमोनिया के साथ मिलकर इसने एक तरह का अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, बस यही आपको बताना चाहिए। और यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे जो अमोनिया है, अमोनिया ने क्या किया अपने लोन पर इसको दिए। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 में क्या हुआ यहाँ पे हमें बोला यहाँ पे व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। देखो पहली बात आपको पता होना चाहिए कोवेलेंसी होती क्या है। कोवेलेंसी जो होती है हमारी वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक एटम है, हाँ, मान लो कि इसके अराउंड में इसने जो सैड प्ले इलेक्ट्रॉन लिए, सैड प्ले इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मान लो वो S4 है इसके सराउंडिंग में, हाँ, जो कि इसके आसपास आ रहे, तो इसकी जो कोवेलेंसी होगी कितनी होगी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पैर की होगी, 4 इलेक्ट्रॉन पैरस की होगी। क्लियर, तो यहाँ पे हमें सिंपल देखना ये कि सराउंडिंग कैसा होता है, आपको अगर पता हो तो मैं N2 N25 होता है ना, N25
आपको दिखता है ऐसा है उसका। अगर आप यहाँ पे अपना केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प से, मतलब अपना वी स्क्वायर थ्योरी से अगर आप इसका निकालो स्ट्रक्चर, तो कुछ आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ये आपको निकालना आना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ दिख रहा है हमें बीमा नाइट्रोजन है, इसके यहाँ पे 1 2 मतलब 1 2 3 4, इसके सराउंडिंग पूरे पूरे मिला के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इसकी जो कोवेलेंसी होगी वो कितनी होगी? 4 की होगी। हाँ, मतलब कि कोवेलेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये आपका मतलब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो बस हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐड हो रहे हैं, तो वही हमारी कोवेलेंसी की होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें ये कह रहा है कि बॉन्ड एंगल इन PS4+ इज हायर देन PS3। देखो पहली बात, हमारे पास यहाँ पे ये क्या है? PS3 है, तो PS3 कुछ आपको दिखता है ऐसा है। अगर मैं यहाँ निकालूं सकता हूँ तो ये आपका होगा कुछ, ये आपका कुछ अपना पिरामिडल शेप का इसका होता है। मतलब यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। क्लियर? आपको अगर पता हो तो हम कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम सिंपल नंबर ऑफ लोन पेयर पर सिग्मा नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद लोन पेयर कितने? एक ही है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1। हाँ, लोन पेयर की बात हो रही है, ये पूरा 2 काउंट करेंगे, एक पूरे को पैर को। और सिग्मा कितने? 3 है, तो यहाँ के पास 4 इलेक्ट्रॉन पैर आ रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 सिग्मा बन रहा है यहाँ पे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे 4, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जब आपका हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। तो यहाँ पे p और यहाँ पे h, एक यहाँ पे h, एक यहाँ पे h, और यहाँ पे लोन पेयर। हाँ, ये हमारा हो गया। देखो इसमें क्या होता है जनरली, ये तो हमारा हो गया ये पूरा। यहाँ पे रिपल्सिंग की वजह से क्या होता है, हाँ ये लोन पेयर और लोन पेयर इसके रिपल्सिंग की वजह से ये जो एंगल होता है ये 93.6 रहता है। लेकिन जैसे क्या करता है यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे H+ मतलब कि जो लोन पेयर है में अगर मैं दूंगा H+ को, तो यहाँ पे जैसे H+ आएगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा वो यहाँ पे आगे कुछ करेगा, और इससे जो हमारा बॉन्ड एंगल भी रिलाइज होगा। इस केस में ये हमारा होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे जो पहले पिरामिडल था वो भी टेट्राहेड्रल हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड एंगल ना, जो पहले बॉन्ड एंगल कितना था हमारा, पहले हमारा 93.6 था, वो अभी बढ़ के हो जाएगा कितना? 109.28 डिग्री, जो कि वाटर का होता है। वाटर के सिमिलर ऐसे ही होता है, आसपास होता है, इसकी वैल्यू होती है। वाटर नहीं बना, अमोनिया, सॉरी अमोनियम ऐसा हमारा होता है। हाँ, कितना? 109.28 डिग्री करके। तो यहाँ पे H+ के एडिशन की वजह से जो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपस में मिल के चारों हाइड्रोजन एक तरह का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन जो हमारा ये हो गया। हाँ, ये हमारा पार्ट ए था। अगर हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में क्या बोला? व्हाट इज फॉर्म व्हेन PS3 रेड विद एसिड। PS3 क्या होता है हमारा? सिंपल इसको हम फॉस्फिन बोलते हैं, फॉस्फिन करके, जो कि बहुत ही मतलब होता है ना, पॉइजनस गैस होती है। हाँ, PS3 इज पॉइजनस गैस। PS3 अगर इसको रिएक्शन करा किससे? हम HI से लेते करवा लेते रिएक्शन। HI बोल लो तो कुछ भी बोल लो, आप ले लो HCl, कोई मर्जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपको यहाँ पे PH4X मिलेगा। क्लियर? PH4X सिंपल कोई पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें आपको PH4I मिलेगा। क्लियर? सिंपल यहाँ पे H+ का सिंपल HI का सिंपल एडिशन होता है, क्योंकि फास्फोरस 5 में बनाता है वो। तो क्या करेगा फास्फोरस यहाँ पे चार हाइड्रोजन से एड कर लेगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा, और एक 5वां अपना हाइड्रोजन से। क्लियर? फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 5 की होती है, 5 बॉन्ड फॉर्म करता है वो। हाँ, क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 में बोला ये कि व्हाट हैपेंड व्हेन व्हाइट फास्फोरस मतलब क्या होता है आपका? P4 याद रखना। क्लियर? हमें सिंपल याद रखना है कि व्हाइट फास्फोरस हो, अगर फास्फोरस की बात की हो तो P4 में एग्जिस्ट करता है वो। एक्चुअली आपका फास्फोरस होता है वो, हाँ, वो यहाँ पे कुछ ये शेप में एग्जिस्ट करता है, ऐसे कुछ। हाँ, मतलब एक तरह का ये लोग खुद में एलोट्रोप फॉर्म कर लेते हैं, मतलब आपस में मिल जाता है ये, एक तरह का छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना लेते हैं खुद में रिएक्शन करके, खुद में। तो ये अपना एलोट्रोप्स होगा, ऐसे फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। हाँ, तो जो हमारा व्हाइट फास्फोरस है, अगर उसको हीट करें कंसंट्रेट NaOH में और इनर्ट एटमॉस्फेयर CO2, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक जो एटम हो ना, वो ऑक्साइड भी हो, रेड्यूस भी हो। मान लो एक एटम है, यहाँ पे ऑक्साइड भी हो रहा है और रेड्यूस भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका फास्फोरस है P4, जैसे ये रिएक्शन करेगा किससे? 3 मोल ऑफ NaOH से, वाटर से, तो यहाँ पे क्या होगा? हीट करने पे आपको यहाँ पे PH3 मिलेगा, उसको बोलते हैं फॉस्फिन गैस, और प्लस आपको यहाँ पे Na2PO2 मिलेगा। और याद रखना, अगर आप देखो यहाँ पे फास्फोरस जो ऊपर चार्ज है, ऑक्सीजन स्टेट इसकी 0 है, ये मेटलिक स्टेट में,
और यहाँ पे जो आपका फॉस्फोरस इसकी वैलेंसी किसकी -3 की है, क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे निकालूं इसकी वैलेंसी इस केस में, तो यहाँ पे आप निकालो, देखो सिंपल 1 + 1 2 + x - 4, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी +1 की है, क्लियर। तो फॉस्फोरस क्या हुआ यहाँ पे, इधर रिड्यूस भी हुआ है, ये रिडक्शन यहाँ पे हुआ है फॉस्फोरस का। और अगर देखो यहाँ पे 0 से 1 गया है, यहाँ पे नंबर बड़ा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये, क्लियर। तुम्हारे क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन है, इस पे पर जे में क्वेश्चन भी आ चुका है, और अगर आप देखो तो आपकी बोर्ड लेवल पे तो ये रिएक्शन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिंपल फॉस्फोरस रिएक्शन एनओएच से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मैं क्या बोला है कि व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड, जैसे हमारा PCl5 हो तो उसको हीट कर दो क्या होगा। देखो जनरली अगर बात करें PCl5 की, तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ दिखता है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ इस शेप में, ये आपका होता है PCl5 होता है, ऐसा कुछ इस शेप में, क्लियर। ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये आपका होता है एक्सियल बॉन्ड, जिसमें से क्या होता है ये इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड वो वीकर होता है बहुत, मतलब कि वो वीक होता है बहुत, क्लियर। उसमें लिखा है यहाँ पे PCl5 हैज 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो कि ये रहे हमारे, जिनकी लेंथ कितनी है 202 पिकोमीटर की है, 202 पिकोमीटर। और हाँ, ये क्या होती है, ये थोड़ी शॉर्टर बॉन्ड होती है, शॉर्टर होती है, ये थोड़ी सी लॉन्गर बॉन्ड होती है, मतलब थोड़ी बड़ी होती है, हाइट में लंबी होती है, ऐसी लंबा अपना हाइट में लंबी होती है। तो और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पे कि जितनी आपकी बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ कम, बड़ा बॉन्ड क्या होता है, दिक्कत देगा, याद रखना। बड़ा बॉन्ड कभी, बड़ा जो बॉन्ड होता है ना वो कभी स्टेबल नहीं होता, वो बहुत वीक बॉन्ड होता है चलिए वो, और लेस स्टेबल भी होता है। तो यही रीजन है, जैसे क्या करते हो यहाँ पे, जैसे आप क्या करते हो, हिट करते हो, हिट करने से क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड भी टूट जाता है। और यहाँ पे होता है ऐसा है कि जब आपका PCl5 था, इसकी वजह से मैंने हिट किया थोड़ा सा, तो ले लो H में, तो ले लो हिट कर लो, तो ये PCl3+ में H2 में Cl2 में टूट गया। और हाँ, ये जो Cl2 था, ये Cl2 ये एक्चुअली एक्सियल बॉन्ड वाले सीएल थे, एक्सियल बॉन्ड वाले आपके ये सीएल थे, क्लियर। तो आपको एग्जाम में लिखना है ऐसा, ये सिंपल आपको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है कि ये बॉन्ड एक्चुअली बहुत बड़ा था, ये करीब 240 कुछ होता है, 240 पिकोमीटर का होता है, तो 240 पिकोमीटर बहुत बड़ा बॉन्ड है, तो ये बहुत स्टेबल होता है, इसलिए हिट करने पे PCl5 PCl3 और PCl2 में, मतलब Cl2 में डिकम्पोज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, तो क्वेश्चन 10 हम बात करते हैं, हम बात करें यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे PCl5 का रिएक्शन कैसे कराना है, वाटर से कराना है। देखो ये आपका PCl5 है, आपका वाटर। देखो यहाँ पे क्या होता है जनरली, यहाँ पे याद नहीं है, जैसे PCl5 का रेस्टो सेट करता है ना, तो यहाँ पे ये POCl3 बनाता है, और प्लस में 2 मोल ऑफ HCl। हाँ, पता है यहाँ पे उसको आपको याद कैसे करना है। देखो इस पे अगर बात करें चार्ज की, इसे +5 चार्ज है, कैसे निकालना हो, देखो फॉस्फोर मान लो x मान लो फॉस्फोरस का, एक एक क्लोरीन का कितना -1 होता है, तो आपका ये -1 × 5 = 0, तो आपका ये x × -5 = 5 आ रहा है यहाँ पे। इस पे जो बॉन्ड, इस पे जो चार्ज होगा +5 का है, और यहाँ भी देखो तो आपको जो प्लस चार्ज मिल रहा है, आपको +5 का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन स्टेट सेम है। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ये मतलब आइडिया होना चाहिए। और ये रिएक्शन सेम अगर बात करो आप D2O के लिए, D2O मतलब अपना अगर वाटर ना हो, D2O तो भी सेम रिएक्शन होगा, POCl3 प्लस में 2DCl करके, क्लियर। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3O4। देखो अगर हम बात करें बेसिसिटी की हम बात करें यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस होता है आपका, नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, क्लियर, मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली बेसिसिटी में बताता ही है हमें कितने H+ इजीली लूज हो सकते हैं, क्योंकि आपका OH जो होता है, OH इस पे OH ऑक्सीजन में हमारा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये H के जो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे बहुत ही चांस होता है कि जो ऑक्सीजन हो, हाँ ऑक्सीजन हो यहाँ पे, वो हाइड्रोजन के साइड ले ले और इस पे H पे प्लस आ जाए, हाँ, यहाँ पे। तो OH में क्या होता है, ये बॉन्ड थोड़ा सा OH के पीछे बॉन्ड का वीक थोड़ा होता है ये, तो इसलिए यहाँ से ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे, और जब आपका H+ वो निकल लेता है, क्लियर। तो आपको बताना चाहिए यहाँ पे, और फर्स्ट वाला में यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो सिंपल है, आपको पहले आपको A ड्रॉ करना है, P ड्रॉ करना है, फिर आपको ऊपर एक एक बॉन्ड लगाने, ऐसे डबल बॉन्ड ऐसा, ये एक्चुअली बेसिक होता है। अगर आपके पास कोई भी फॉस्फोरिक एसिड है, मतलब कोई भी मतलब फॉस्फोरस का एसिड है, ऑक्सा एसिड है, उसके साथ पहले आपको ऐसा ड्रॉ करना है, क्लियर। P डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक
3 भाई 4 ऊपर, सही है। कितने हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 2 3 बस, क्लियर। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 OH है, 3 OH है, तो ये OH एक्चुअली क्या होता है, देखो यहाँ पे ना जब पे ये OH है ये निकल सकता है यहाँ पे, मतलब जो माइनस है आपका निकल सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पूरे मिला के 3 H+ मिल रहे हैं, तो ये 3 H+ की वजह से इनको हम इसको बोल रहे हैं कि इसका बेसिटी इसकी होती है, बेसिटी वो कितनी है 3 की होती है, के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दे, ये 3H+ है इसका सोल्यूशन के अंदर। हाँ, तो ये आपका होगा सिंपल क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, याद कर लो यहाँ पे सिंपल की इस पे हम चार्ज की बात करें तो इससे +5 चार्ज है, और +5 चार्ज है तो उसका नाम होता है क्या? फॉस्फोरिक एसिड होता है। जब हमने बात कर रखी है लेक्चर में कि कैसे इसका नेमिंग करते फॉस्फोरिक एसिड का, क्लियर। तो आप लोग वहां से मतलब एक बार रिवाइज करना चीजों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। हाँ, हमें क्या गिवन है? H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। हाँ, और हीटिंग क्या लिखा है इसमें, हीटिंग करने से क्या होगा, देखो जनरली क्या होता है, ये आपके पास H3PO3 है, देखो अगर आप यहाँ देखो ना तो ये +3 स्टेट में, और यहाँ पे -3 में चल गया, और यहाँ इसका +5 चार्ज है। जनरली क्या होता है, अगर आप कोई भी मतलब जैसे अगर बात करो H3PO3 की, तो अगर आप इसको हीट करो, हीट करने से क्या होता है, ये को याद रखो यहाँ पे सिंपल ट्रिक आपका 3 से क्या होगा -3 और +5 होगा, ये आपका ट्रिक याद करो सिंपल। +3 से क्या होगा -3 मतलब +5 होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा आपको मिलने वाला है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस -3 होना चाहिए, तो आपका सिंपल आपको याद होना चाहिए -3 का कॉरस्पॉन्डिंग PH3 आता है, और +5 का कॉरस्पॉन्डिंग आपका आता है H3PO, क्लियर। एक बार इसको लिख लो आप, फिर आप इसका सिंपल बैलेंसिंग खुद से कर लेना, यहाँ 4 यहाँ 3, बट ट्रिक आपका ये याद करने का, क्लियर। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड में आपके पास यहाँ पे 3 -3 5 का आपको याद होना चाहिए ट्रिक। हाँ, क्लियर। तो ये सिंपल कुछ बातें ये आपको याद करना पड़ेगा, और ट्रिक तो आपको यार पी ब्लॉक में ना आपको जितना हो सके उतना आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, पी ब्लॉक में ट्रिक बहुत काम आता है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 13 की। जैसे बोला हमें ये कि लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर के कितने कितने सोर्सेज होते हैं। देखो जनरली क्या होता है, और जो हमारा ये सल्फर होता है ना, वो सल्फेट और सल्फाइड के फॉर्म में होता है टेस्ट में। अगर आप कहीं भी मतलब खोदो, कहीं और निकालो और सल्फर का, तो वो जो और होगा सल्फर का और, मतलब जहाँ से आप सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हो वो सल्फेट होगा, और या तो फिर ये सल्फाइड होगा, दो में से कुछ भी ये होता है। हाँ, जनरली हम यही लेते हैं सल्फर और सल्फाइड करके। हाँ, इसमें जो है सल्फेट के और होते हैं, इसमें एक आपका जिप्सम आता है, जिप्सम, फिर आपका एप्सम सॉल्ट, जिप्सम, हाँ जिप्सम आपका हो गया, फिर आपका एप्सम सॉल्ट हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला इसका ये। तो ये CuSO4 2.2H2O और ये आपका MgSO4.7H2O, क्लियर। तो यहाँ से इसका रिएक्शन करवाते हैं हम, और इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इसमें सल्फर में, क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है सल्फाइड, मतलब कि अपना PbS टाइप में, ऐसा PbS ZnSA कॉपर पायरेट। हाँ, जिसमें से आपको याद रखना ये कि आपको ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे। जिंक ब्लेड मतलब कि अपना ZnS, क्लियर, PbS, तो यहाँ से हमारा निकलता है अपना सल्फर। और हाँ, और कुछ कुछ अमाउंट में जो आपका मतलब जो सल्फर होता है ना, वो आपका H2S में से निकलता है, जैसा जो वोल्केनो इरप्शन होता है उसमें से थोड़ी सी H2S गैस रिलीज होती है वहाँ पे, उस H2S गैस में भी हमें चाहे तो वहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं। और जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका एग हो गया, एग में भी होता है सल्फर, हाँ, और एग में सल्फर होता है। फिर आपका ऑनियन हो गया, फिर हमारा हेयर जो होता है बाल हमारे, और फिर गार्लिक में, इन सब में क्या होता है हमारा सल्फर होता है। लेकिन जब बात आती है एक्सट्रैक्शन की, तो हम एक्सट्रैक्शन कहाँ से करते हैं, हम इन दो और से करते हैं। हाँ, बट यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि ये और कहाँ से मिलता है, क्लियर। तो सिंपल हमारे पास ये सारी इसको लिखो अच्छे से, और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 की बात करें यहाँ पे हमें, तो मैं बता रखा है यहाँ पे ये कि राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट ऑफ ग्रुप 16। हमें यहाँ पे ग्रुप 16 के हाइड्रेट का क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। तो सिंपल है, दुकान रखो आप यहाँ पे। देखो अगर हम बात करें ऑर्डर के यहाँ पे, ऑर्डर की, तो क्या होता है देखो, since the size of element increases down the group, हाँ increases down the group, the bond strength, bond division enthalpy decreases and EH bond break easily, therefore thermal stability of the hydride of EH। तो यानी क्या होता है, जैसे बात करें हाइड्रेट की, तो आपका ये ऑक्सीजन है, क्लियर। तो ये आपका H यहाँ पे, देखो जनरली क्या होता है, आपको एक बार पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड बनते हैं, अगर मान लो कि बहुत ही, मान लो दोनों जो कंपाउंड है इनमें साइज का डिफरेंस बहुत कम हो, साइज का डिफरेंस क्या हो, बहुत ही लेस होना, तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बट मान लो एक बहुत बड़ा आइटम आ गया, एक छोटा आइटम आ गया, उस केस में क्या आता है, बॉन्ड वीक होता है। तो यहाँ पे एच तो आपका सेम है, लेकिन क्या हो रहा है,
यहाँ पे पल आपका जो सल्फर है, सल्फर जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सल्फर थोड़ा बड़ा होता है, क्लियर। और फिर बात करें हम सिलेरियम की, सल्फर सिलेरियम और थोड़ा बड़ा होता है सिलेरियम। तो यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, आपका ऐसा छोटा ही है, बट आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम और पोलोनियम तो बहुत बड़ा होता है पोलोनियम। तो क्योंकि यहाँ पे साइज का डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाँ, हाइड्रोजन और ये अदर एटम है, तो ये रीजन है कि यहाँ पे इसको तोड़ना इजी होता है। अगर मैं चाहूँ इसको मैं इजीली तोड़ता हूँ, मैं तोड़ना चाहूँ तो, लेकिन ये तोड़ना इजी नहीं होता, क्लियर। जैसे आपका पोलोनियम है, वो तो बहुत ही इजीली यहाँ पे क्या करेगा, वो निकल लगाया है, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं इजीली इससे, बट इससे निकालना इजी नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे साइज का डिफरेंस है एटम के में बहुत कम है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर आएगा क्या आएगा, सिंपल H2O H2S। ये आपको यहाँ ट्रिक भी याद होना चाहिए ग्रुप शिफ्टिंग एलिमेंट के लिए, पोस्ट से टेपो करके, पोस्ट से टेपो। तो सिंपल आपको ये ट्रिक याद रखना है, तो यहाँ पे हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं होता इस पार्ट में, क्लियर, सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको लिख लो तो अच्छे से। और हाँ, ये एक बार सीरीज में आ चुका है, हाँ 2017 में कुछ आया था ये क्वेश्चन, और एक और पहले भी आ चुका है। अगर देखो अपना कोई भी जेईई के एग्जाम, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आते जनरली ये सारे ऑर्डर वाले, हाँ। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे मतलब फायदा होता है एक्चुअली, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन 14 खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन 15 की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन 15 है, हाँ, ये मैं गिवन क्या देखो क्वेश्चन 15 ये कहना चाहता है हमें यहाँ पे, हाँ, कि मान लो आपके पास यहाँ पे ये बोला है कि H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। H2O क्या है, गैस है। H2O क्या है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। लेकिन H2S क्या है हमारे पास, वो गैस फॉर्म में। तो क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, molecule of water are accepted through the hydrogen bonding related forming liquid state. On the other hand, H2S molecule are not. Yes, देखो चलिए इसमें क्या होता है, अगर बात करें यहाँ पे, तो जब आपके पास H2 होता है ना, H2, हाँ, वाटर, तो वाटर में एक्चुअली एक हमारे पास फेनोमेना होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। तो क्या होता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ में इनमें तरह का बॉन्ड बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे पास कोई H2 है, तो ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से अट्रैक्ट होगा, और ये जो हाइड्रोजन है मान लो यहाँ पर एक और वाटर है, उससे अट्रैक्ट होगा ऐसा, हाँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो साइज है ना, वो थोड़ा छोटा है, स्मॉल साइज भी है, और प्लस में स्मॉल साइज के साथ साथ इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी है थोड़ी ज्यादा है इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा, इजिली एक दूसरे जो मॉलिक्यूल है वो आसपास रहेंगे, जितना पास पास रहेंगे आपको अच्छे से पता है। अगर आपका दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा है ना, तो वो बन जाता है सॉलिड, थोड़ा सा कम हुआ तो बन जाएगा लिक्विड। अगर मान लो कि आपके मॉलिक्यूल में थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब दोनों में मतलब एकदम नो अट्रैक्शन है, तो उसमें गैस बनता है। तो यही चीज यहाँ पे H2S में होती है। H2S में क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पे इसके साइज होने की वजह से क्या होता है, साइज बड़ा होने की वजह से, हाँ, जो H+ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता इससे, सल्फर से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए जो H2S होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं थोड़े से, मतलब उनमें एक तरह का कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो यही रीजन है कि हमारे पास यहाँ पे H2 हमारा लिक्विड होता है और H2S गैस होती है, क्लियर। बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं अच्छे खासे, क्लियर। तो आपको ये ऐसे रीजनिंग में भी काम आएगा यहाँ पे, हाँ। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे स्मॉल साइज है, ये वो जो फैक्टर होता है सारे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये रीजन होता है हमारा। क्लियर, देखो हालांकि आपको जो ऑप्शन मिलेगा रीजनिंग में, या तो फिर आप करोगे एमसीक्यू सॉल्व करते हो, हाँ, पूछ देगा कि वाई H2 इज लिक्विड एंड H2 इज गैस, वहाँ आपको बहुत सारे रीजन देगा एक्चुअली, बट आपको समझना ये है कि यहाँ पे मेन रीजन क्या है, हमारा स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन 16 की, हाँ। 16 क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। देखो यहाँ पे क्या होता है जनरली ना, जो अपन बात करें रिएक्टिविटी की, तो आपने देखा होगा कि जिंक, जनरली जिंक क्या होता है, जिंक यहाँ पे क्या होता है, थोड़े रिएक्टिव होते हैं थोड़े ये, हाँ। रिएक्टिव होकर क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। जैसे आपका Ti है, ये आपका TiO बना लेगा, फिर आपका Fe है तो आपका ये Fe2O3 है, तो फिर ये Fe3O4 बना लेगा। लेकिन अगर बात करें प्लेटिनम की ना, तो प्लेटिनम क्या होता है, बहुत इनट होता है, बहुत इनट होता है, इनट, मतलब प्लेटिनम कभी भी रिएक्शन करता ही नहीं है, और ये रिएक्शन करेगा ही नहीं उस ऑक्सीजन से, मतलब करता ही नहीं, इनर्ट पूरा, नो रिएक्शन, कुछ भी कर दो आप यहाँ पे। और अब मान लो आपने बहुत ही मतलब वो कर दिया, तो होता है ना मजबूरी से, बहुत मजबूर कर दिया प्लेटिनम को, अगर इलेक्ट्रॉन करेगा तो उस केस में आपको बहुत ही हिट देनी पड़ेगी, हिट आपको हमें प्रोवाइड बहुत करनी पड़ेगी, क्लियर। मतलब कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन निकालना ना ऐसा हलवा नहीं है, एक्चुअली प्लेटिनम का हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो तरीका होता है निकालने का, बहुत ही तरीका हम बात करेंगे आगे आके। तो यहाँ पे अगर आप मान लो आपने उसके इक्विलेटर निकाले, तो Pt+1 हो गया, फिर एक निकाले आपने मान लो यहाँ पे, हाँ, फिर क्या होगा यहाँ पे Pt+2 हो गया, क्लियर। तो ऐसे कर करके हम कंसेक्यूटिवली निकालते तो है, लेकिन बहुत ही हमें मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो यहाँ पे Pt+4 एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, बट ये बहुत ही हमें मजबूरी से करना पड़ता है, मतलब बहुत हमें इसको मजबूर करना पड़ता है, तब जाके ये बनता है हमारा Pt+4, क्लियर।
क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली आता है हमारा नॉन मेटल में, और हाँ ये महंगा भी होता है गोल्ड से, गोल्ड से ज़्यादा महंगा ये होता है, तो बहुत महंगा, क्लियर, गोल्ड से भी। तो क्यों, क्योंकि ये जल्दी रेट नहीं करता किसी से। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या किया मैंने, C2H4 की मैंने, C2H4 क्या, और आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम की मैंने, यस। तो सिंपल है, देखो C2H4 क्या आपका होता है यहाँ पे, ये कुछ आपका ऐसा कुछ होता है C11 ऐसा, ये आपका इथीन है। जब कहीं भी ना इथीन को हम बंद करते हैं, मतलब इथीन को हम बंद करते हैं किसमें, ऑक्सीजन में, तो हमें यहाँ पे हिट करने पे, हाँ हमें यहाँ पे CO2 मिलता है प्लस में H2 मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल बेसिक बात है ये, इथीन हो आपके पास, उसको बंद करने में हमें CO2 मिलता है। बात करें यहाँ पे अपनी एल्यूमिनियम की, देखो एल्यूमिनियम में क्या होता है, अगर आप एल्यूमिनियम को देखो, पता है जो हमारा एल्यूमिनियम होता है इसको बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, मतलब इसकी ये होता है ना, दिल चाही तमन्ना होती है बचपन से एल्यूमिनियम को, मतलब ऑक्सीजन से उसको हमेशा मतलब बहुत लगाव होता है, ये रीजन है। और लगाव पता कैसे होता है, ये लगाव करके इससे बनाता है Al2O3 बनाता है, एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, तो ये हमारा ये Al2O3 करता है। और जो हमारा Al2O3 होता है, ये एम्फेटोरिक इन नेचर होता है, एम्फेटोरिक इन नेचर होता है, मतलब कि ये ना जो होता है अपना, ये रिएक्शन कर लेगा, ये एसिड से रिएक्ट कर लेगा और बेस से भी कर लेगा, मतलब कि ये हो जाता है एम्फेटोरिक, क्लियर। तब आपको ये क्वेश्चन में 17 खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन 18 का लिखा है, व्हाई डज O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्साइडिंग एजेंट। देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्साइडिंग एजेंट क्या होता है, वो एजेंट जो ऑक्सीजन दे, क्या दे, ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन देने वाला, ऐसा रखो ट्रिक से, क्लियर। और रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो क्या करे, जो आपको क्या दे, हाइड्रोजन दे, जो हाइड्रोजन देने वाला, क्लियर, हाइड्रोजन देने वाला करके, क्लियर। तो क्योंकि आपका जो O3 होता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो O3 क्या होता है, डिकम्पोज होकर बनाता है O2 प्लस यहाँ पे आपको मिलता है नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है आपको, इसको हम बोलते हैं क्या, नेसेंट ऑक्सीजन करके। नेसेंट ऑक्सीजन की खास बात ये होती है कि ये रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना हम कि हम आपका ए से ए का बी से रिएक्शन हुआ तो कुछ निकलता है बाहर बाय प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में, तो ये कभी निकलेगा ही नहीं बाय प्रोडक्ट में, ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं किसी से रिएक्शन कर लेगा, कहीं ना कहीं किसी से भी, क्लियर। तो हमारे पास पर हाँ ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, ये कोई भी आइटम दिख गया उसको तो फटाक से क्या करेगी, इससे कंबाइन होएगा, और यहाँ पे क्या करेगा इसको, ये इसको ऑक्साइड कर देगा, क्लियर। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन में 18, और बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी था। और हाँ, अगर आपको और सा जानना हो इस बारे में कैसे ये हो रहा है यहाँ पे, तो आप सिंपल इसका रेजोनेंस तो ढूंढो, उसको आपको रेजोनेंस थोड़ा अच्छा खासा फील आ जाएगा कि ऐसा भी क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे जो ये बॉन्ड है मतलब O3 है, वो फटाफट O2 और O में डिकम्पोज हो जा रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 की। हाँ क्वेश्चन 90 की बात करें यहाँ पे, तो क्या लिखा है, हाउ इज O3 एस्टिमेटेड, हाँ क्वांटिटेटिवली। देखो हमें बोला यहाँ पे ये कि O3 को हम कैसे मतलब मतलब कितने क्वांटिटी में हमारे पास O3 है उसको मतलब पता करना है हमें, हमारे पास कोई कंटेनर है, मतलब हाँ मतलब कहीं गैस भर के रखी है, मुझे पता करना है कि इसमें कितनी कितनी होती है गैस, तो कितना वॉल्यूम है गैस का, यहाँ पे गैस का वॉल्यूम मान लो पता करना हो, तो कैसे पता करें यहाँ पे उसके बाद सिंपल तरीका होता है पता करने का। देखो क्या होगा कि हम जो हमारा ओजोन होता है उसको हम KI से ऐड कराएंगे, किससे, KI से, इसमें हमारा बोरेट का बफर सोल्यूशन होता है। हाँ वैसे ऐसा कुछ, देखो आपका O3 है, यहाँ पे हम KI के रिएक्शन करवाते हैं, हाँ किसमें, बफर बोरेट बोरेट बफर में, मतलब यहाँ पे जो मीडियम होता है थोड़ा सा हम रखते हैं बेसिक रखते हैं, मतलब लेस रखते हैं बेसिक, यहाँ पे मतलब बेसिक पे थोड़ा रखते हैं, और बेसिक होने से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास I2 का लिबरेशन होता है, I2 का I2 का लिबरेशन होता है, और अगर जिसको I2 का लिबरेशन क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसी I2 का क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कर देंगे टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन अगेंस्ट Na2H2 कर देंगे, टाइट्रेशन थियोसल्फेट से, सोडियम थियोसल्फेट से क्या करेंगे इसका, हम इसका कर देंगे क्या टाइट्रेशन कर देंगे, इससे हमें मिलेगा हमें यहाँ पे कि आयोडीन का अमाउंट कितना था, हमें यहाँ पे आयोडीन का अमाउंट चलेगा पता। और हाँ एक बार आपको आयोडीन का अमाउंट चल गया पता, तो आप सिंपल आपको I2 पता है, आप सिंपल यहाँ से पता कर सकते हो कि आपको कितना KI था, और एक बार आपको KI चल गया पता तो आप सिंपल O3 निकाल सकते हो, क्लियर, यूजिंग इक्वेशन। तो ये सिंपल हमारा मोल कॉन्सेप्ट ही होता है, हम पहले पता करेंगे कि हमारे पास वो I2 कितना निकला, मतलब कितना आपने जब O3 का रिएक्शन KI से कराया तो फिर I2 निकला, तो I2 और का आपने करवाया टाइट्रेशन, तो आपको यहाँ चलेगा पता I2 का अमाउंट, जैसे आपको I2 का अमाउंट चलेगा पता, आप सिंपल क्या करोगे, आप पता करोगे कि KI कितना था, आपको चल गया पता KI कितना है, तो आपको इससे पता है एक मोल O3 से एक मोल KI रेट करता है, तो आप सिंपल ज्योमेट्री लगा के, मतलब नहीं सॉरी मोल कॉन्सेप्ट लगा के आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितना हमारे पास O3 था हाँ उस कंटेनर में। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रही है। हाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की। हाँ 20 क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें,
कि व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+3। देखो जो आपका SO2 होता है ना, ये एक तरह का हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा ये। मतलब अगर आपको मान लो आपके पास अगर Fe3 मान लो आपको कुछ पड़ा है, मान लो जैसे मान लो हम लेते हैं FeCl3 लेते हैं +3 वाला, तो जब ना यहाँ पे सल्फर ज्यादा हमारे से आएगा, आपको सोल्यूशन है, अब क्या किया सोल्यूशन में आपने यहाँ पे SO2 गैस पास कर दी, तो FeCl3 मान लो पड़ा है आपका, जिसमें Fe का +3 चार्ज में, क्लियर। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा FeCl2 से प्लस में यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि अपना ये F+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। मतलब कि ये पहले यहाँ +3 में, देखो क्या हो रहा है भाई, अभी यहाँ पे +3 में कन्वर्ट हो जा रही है, तो यहाँ पे +3 से +2 क्या मतलब रिडक्शन हुआ है, क्लियर। और रिडक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और हाँ, अब बात करें सल्फर की, तो सल्फर का यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले आपके पास SO2 था, इसमें बात करें चार्ज की, सल्फर पे +4 चार्ज है, ये आपको निकालना आना चाहिए अच्छे से। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इससे +6 चार्ज है, तो सल्फर क्या यहाँ पे क्या ऑक्साइड हो गया हमारा। तो वो चीज जो दूसरों को रिड्यूस करते और खुद ऑक्साइड हो जाए, उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट करके। हाँ क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। क्वेश्चन 20 बहुत सिंपल क्वेश्चन देख भी था और ये बोर्ड में आ चुका है, क्लियर। और यहाँ पे अगर आपको और तो जानने को पता है इस पर होता क्या, यहाँ पे होता है ऐसा जनरली, और बताऊँ आपको डिटेल में थोड़ा सा हम और जानकारी की बात करें तो जनरली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर पास करते हो FeCl3 में प्लस SO2 में H2 में, तो यहाँ पे आपको मिलता है H2 से 4H2 यहाँ पे मिल जाता है आपको, क्लियर। तो एक तरीका भी होता है मतलब सल्फिकेशन फॉर्म करने का, हम कोई भी ले लेंगे ऐसे और ले लेंगे SO2 और थोड़ा सा वाटर और गैस पास करा देंगे, तो अपना यहाँ पे H2O मिल जाएगा, और प्लस आपको उसी का जो आपका सॉल्ट था वो रेड्यूस फॉर्म मिल जाएगा अपना, जैसे FeCl3 आपको यहाँ पे FeCl2 मिल जाएगा ऐसा। तो कुछ बातें बतानी चाहिए आपको ये, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे, कमेंट, एक काम करते हैं उसको हम लास्ट में करेंगे, मतलब नेक्स्ट में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है एक्चुअली। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए पूरे। तो 20 क्वेश्चन क्या करना है आपको, यहाँ पे इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना प्रॉपर्ली, और हाँ इनका रिवीजन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे आपको इसके प्रॉपर नोट्स को रिवाइज भी करना पड़ेगा। वो नोट्स अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए ना, ये आपको सारे इजी लगेंगे, क्लियर। तो यहाँ तक थे क्लास अभी हम लोग अभी वीडियो, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नए मतलब उसके बाद वाले क्वेश्चन की।